जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित शर्मा स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे हैं, बेहतरीन हैं। उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई मस्त चल रही है। तो आप लोगों की एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, जो कि नायक 2.0 नवीन शर्मा सर द्वारा चलाए गए, जो कि सभी एग्जाम के लिए प्लेटफुल रहने वाले हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, नृत्य महाभारत, रामायण, महाकाव्यों और पुराणों की कहानियों में से किसे सन्निहित है? तो कौन सा नृत्य है? तो कथकली नृत्य सन्निहित है। कथकली कहाँ का नृत्य है? केरल का। केरल के अन्य क्लासिकल डांस कौन से हैं? तो एक और है मोहिनी अट्टम, जो कि केरल का है। आइए जानते हैं इससे आगे की क्लासिकल डांस टोटल है कितने? 8 है। यह कौन मानता है? भारतीय नाटक अकादमी मानता है कि टोटल 8, लेकिन संस्कृत मंत्रालय इसे कितना मानता है? 9 मानता है। 9वां कौन सा मानता है? तो 9वां मानता है छऊ को। किसे मानता है? छऊ को 9वां मानता है। छऊ कितने टाइप से होते हैं? 3 टाइप के। मयूरभंज छऊ, जो कि उड़ीसा का है, सरायकेला झारखंड का है, पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल का है। तो कुचिपुड़ी, अब आता है कुचिपुड़ी कहाँ का क्लासिकल डांस है? आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिलापुरम गांव से है। सतरिया, जो कि सबसे बाद में शामिल किया गया है 2008 में, ये 8वां शास्त्रीय नृत्य है। इसके फाउंडर पूछे जाते हैं, तो फाउंडर कौन है? श्रीमंत शंकर देव है। कहाँ का है सत्रिया क्लासिकल डांस? असम का है, जो कि सबसे नया है। कितना वर्ष पुराना? तो 500 वर्ष पुराना है। अगर पूछा जाए कि सबसे पुराना क्लासिकल डांस कौन सा है, तो भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम। कहाँ का है? तमिलनाडु का। कितना वर्ष पुराना? 2000 वर्ष पुराना है। आगे इसी में देखते हैं ओडिशा। ओडिसी जो है, ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का है। और जो कथक है उत्तर भारत का है, और मणिपुरी मणिपुर का है। कथकली से और भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कथकली में जो नायक होते हैं, हीरो जिसे कहते हैं, वो उसे पाचा कहा जाता है, और जो विलन होते हैं उसे काथे कहा जाता है। इसमें टोटल स्टेप्स कितने होते हैं? 24, और श्रृंगार 5 टाइप्स के होते हैं। और इसकी जो कथकली की जो लैंग्वेज है वह है मणिप्रबलम। मणिप्रबलम जो है मलयालम और संस्कृत से मिलकर बना हुआ है। आइए और भी फैक्ट जानते हैं। क्या कि मलयालम किस राज्य का नृत्य है? केरल का है। और कोकबोरेक कहाँ का है? त्रिपुरा का है। और कोंकणी कहाँ का है? गोवा का है। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, जो हैंड रिटन नोट्स हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएन का मुख्यालय है न्यूयॉर्क सिटी में। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 18 तक, तो इस दोबारा वर्ल्ड वार ना हो इसके लिए LON यानी कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 10 जनवरी 1920 को किया गया था। लेकिन फिर भी 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। इसके बाद यूएन का गठन किया गया, तो जिसकी स्थापना कब? 24 अक्टूबर 1945 को। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 24 अक्टूबर 1945, ध्यान रखिएगा। इसमें टोटल 51 कंट्री जो है साइन किए थे। 51वां कंट्री कौन था? पोलैंड था। वर्तमान में यूएनए में 193 मेंबर हैं, और 193 मेंबर कौन सा है? जो 193वां मेंबर है दक्षिणी सूडान है। यूएनए के कितने अंग होते हैं? तो यूएनए के 6 अंग हैं। 6 में से 5 का जो हेडक्वार्टर है वह न्यूयॉर्क है, और जो एक है अन्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसकी मुख्यालय कहाँ है? द हैग, जो कि कहाँ है? नीदरलैंड में है। तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि नीदरलैंड का मुख्यालय कहाँ पर है। आगे इसी में देखते हैं कि यूएन महासभा की जो भाषा क्या है? तो इंग्लिश और फ्रेंच है। अन्य कौन सी है? चीनी, अरबी, रशियन और स्पेनिश भी है। यूएन सुरक्षा परिषद में टोटल कितने मेंबर्स हैं? तो 15 मेंबर्स हैं, जिसमें कि अस्थाई 10 है, और अस्थाई 10 है, और अस्थाई 5 है। 5 में कौन कौन से आते हैं? यूएसए आते हैं, ब्रिटेन आते हैं, फ्रांस आते हैं, चाइना आते हैं, और रसिया आते हैं। अब यूएनए चार्टर में कितने चैप्टर हैं? तो टोटल 19 चैप्टर हैं। और आर्टिकल कितने हैं? तो 111 आर्टिकल हैं। इसी में सुरक्षा परिषद की बात है, तो अस्थायी सदस्य जो होते हैं कितने दिनों के लिए चुना जाता है? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। क्या इंडिया चुना गया है? तो हाँ, कितनी बार? 8 बार इंडिया चुना गया है। पहली बार 1950 में चुना गया था। सबसे ज़्यादा बार कौन अस्थायी सदस्य में चुना गया है? जापान चुना गया, टोटल 12 बार। तो एक वर्ष में कितने देश को चुनते हैं? 5 देश को चुनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अब अल्फ्रेड नोबेल की बात करें तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म जो हुआ था 1833 में, मृत्यु 1896 में। इसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि देश पूछ लेता है, तो देश ध्यान रखिएगा कौन सा? स्वीडन हो जाएगा। नोबेल प्राइज़ की घोषणा कब हुई थी? तो 1900 में घोषणा हुई थी, लेकिन दिया गया था पहली बार 1901 में। शुरू में इसमें टोटल 5 फील्ड थे, 5 फील्ड में ये दिए जाते थे। कौन से? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, लिटरेचर में और पीस में दिए जाते थे, इस 5 क्षेत्र में। लेकिन बाद में इसमें जोड़ा गया, 1969 में जोड़ा गया, एक इकोनॉमिक्स को जोड़ा गया है। अब इसी में आता है कि घोषणा, ये नोबेल पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर में होता है।
किस देश में? ओस्लो में घोषणा होता है। लेकिन दिए कब जाते हैं? 10 दिसंबर को। कहाँ दिया जाता है? स्टॉकहोम में। लेकिन इसमें से एक है अपवाद, कहा जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार। ये नोबेल पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है, ये स्टॉकहोम में नहीं दिए जाते हैं। इसे कौन देता है? तो स्टॉकिंग संसद नॉर्वे द्वारा चयनित किया जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि सबसे कम उम्र में किसे मिला था नोबेल प्राइज़? तो मलाला यूसुफजई को सबसे कम उम्र में 2014 में दिया गया। कितने वर्ष? 16 ईयर कुछ मंथ थे, तो लगभग 17 ईयर में दिया गया था। इनकी इंपॉर्टेंट बुक एसएससी पूछ लेता है क्या कि वी आर डिस्प्लेस्ड किसकी पुस्तक है? मलाला यूसुफजई की पुस्तक है। सबसे ज़्यादा उम्र में 97 ईयर में गुड इनफ को मिला है। किसे मिला है? गुड इनफ को 97 ईयर में मिला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में हवाई परिवहन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो हवाई परिवहन 1911 में शुरू किया गया था। यह एक हवाई डाक सेवा था। कहाँ से कहाँ तक? प्रयागराज से नैनी तक। टोटल लगभग 10 किलोमीटर, ज़्यादा दूरी नहीं था, 10 किलोमीटर के आसपास थे। कौन से प्लेन से? हम्बर बायप्लेन से। कौन से? हम्बर बायप्लेन से। एक इम्पोर्टेंट डेट आता है 1932। इसमें क्या होता है? एस्टेब्लिश किया गया था टाटा एयरलाइंस की। और ये जो चेंज हो गए 1946 में, ये एयर इंडिया में चेंज हो गए थे टाटा एयरलाइंस। ठीक है, तो हवाई परिवहन जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। आइए इनसे संबंधित और भी फैक्ट्स जानते हैं हम लोग। भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? जुहू हवाई अड्डा है, जो कि कहाँ पर है? मुंबई में। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। सबसे बिजी एयरपोर्ट कौन सा? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली में है। सबसे बड़ा एयरपोर्ट राजीव गांधी हैदराबाद में है। और जो 100वां एयरपोर्ट है पांगक्योंग, जो कि सिक्किम में है। वायुयान एक्ट कब आया था? 1934 में आया था। सौर ऊर्जा संचालित विश्व का फर्स्ट एयरपोर्ट कौन सा है? तो कोचीन है। ये किस मॉडल पर आधारित है? पीपीपी मॉडल पर आधारित है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होते हैं। पीपी का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 है, जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही थी? तो 17.64% इसकी जनसंख्या वृद्धि रही थी। तो सबसे ज़्यादा किस ईयर में? तो 61 से 71 में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर रही 24.08%। और सबसे कम न्यूनतम माइनस में चला गया था 0.31% में। आइए हम लोग बात करते हैं इंडियन सेंसस 2011 का। जो इसमें से जनसंख्या घनत्व रहा था वह कितना रहा था? जनसंख्या घनत्व 382 रहा था। लिंगानुपात 943, बाल लिंगानुपात 919। जो लिटरेचर दर रही थी 74.04%, जिसमें कि मेल 82.10% और फीमेल 65.46% रहा था। 2011 जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। कौन थे? सी चंद्रमौली थे। और रिपोर्ट 31 दिसंबर 2011 को दिया गया था। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ का है? यूपी का है। कहाँ का है? यूपी का। और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का है, ये ध्यान रखिएगा इतना। नेक्स्ट डे इसके बारे में और भी हम लोग आगे बात करते रहेंगे जब तक ये खत्म ना हो जाए। फॉलो ऑन निम्नलिखित में से किस क्रिकेट प्रारूप से संबंधित है? तो फॉलो ऑन केवल टेस्ट मैच में होता है। फॉलो ऑन है क्या कि टेस्ट मैच में जब पहला इनिंग जो होता है, पहले इनिंग के बाद जब दूसरा इनिंग खेलता है और वह 200 रनों से हार जाता है, यानी दोनों के बीच 200 रनों का अंतर होता है, तो उसे फॉलो ऑन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे फॉलो ऑन कहा जाता है। तो एक दिवसीय मैच कितने ओवर का? ओडीआई जो होते हैं 50 ओवर के होते हैं, जिसमें से कि एक बॉलर मैक्सिमम कितने ओवर दे सकते हैं? 10 ओवर दे सकते हैं। T20 20 ओवर का होता है। इसमें पावर प्ले कितने ओवर का? 6 ओवर का होता है। पावर प्ले में क्या होते हैं कि 2 खिलाड़ी सिर्फ बाहर रहते हैं, बाकी सब अंदर रहते हैं। अब इसमें बात करें तो एक बॉलर कितने ओवर मैक्सिमम दे सकते हैं? 4 ओवर दे सकते हैं। पहला ओडीआई कप्तान कौन बना था? अजीत वाडेकर। कौन बने थे? अजीत वाडेकर बने थे। अब आता है इसमें से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट DLS, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? डकवर्थ लुईस मेथड या सिस्टम कह सकते हैं। डकवर्थ लुईस सिस्टम होता है, जिसकी शुरुआत 1997 में हुई थी। जिम्बाब्वे वर्सेस इंग्लैंड के बीच में हुआ था। यह DLS किस में नहीं होता है? तो टेस्ट में नहीं होता है। DRS एक होता है DRS, वो तो DLS था। DRS ये मत बोलना धोनी रिव्यू सिस्टम। DRS होता है डिसीजन रिव्यू सिस्टम। क्या होते हैं? डिसीजन रिव्यू सिस्टम, जिसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच हुई थी। और इससे आउट होने वाले DRS से आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? वीरेंद्र सहवाग थे। कौन थे? वीरेंद्र सहवाग। ये T20 के पहले कप्तान थे। सबसे पहला कप्तान T20 का वीरेंद्र सहवाग थे। टेस्ट मैच कितने दिनों का होता है? 5 दिनों का, 90 ओवर का। इसमें लंच टाइम 40 मिनट और टी ब्रेक 20 मिनट। इनिंग्स ब्रेक 10 मिनट का होता है। ओडीआई में जो इनिंग ब्रेक होता है वो 40 मिनट का। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, रेत समाधि उपन्यास की लेखिका कौन है? तो रेत समाधि उपन्यास की लेखिका है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री को 2022 में बुकर इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। अब प्रश्न आपसे ये है कि बुकर इंटरनेशनल अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी?
तो 2005 में। एक होता है मैन बुकर, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में। अच्छा, रेत समाधि का जो अंग्रेजी अनुवाद किया था वह किसने किया था? यह किया था डेजी रॉकवेल ने। किसने? डेजी रॉकवेल ने। नेक्स्ट है, इसी में गीतांजलि की अन्य पुस्तकें देखते हैं, त्रोहित है और एक द एम्पेटी स्पेस है। एक है झुम्पा लाहिड़ी, जिसकी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर अबाउट्स इंटरप्रेट्योर ऑफ मेलोडीज द लॉलैंड और द नेमसेक, यानी कि झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था? तो गवर्नर जनरल का पद पहली बार जो बनाया गया था वह 1773 के एक्ट के तहत बनाया गया था। अब गवर्नर, पहला गवर्नर कौन था? तो पहला गवर्नर था क्लाइव। कौन था? क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो कि 1773 एक्ट के तहत बनाया गया, वारन हेस्टिंग को। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया 1833 के एक्ट के तहत, जो बना था विलियम बेंटिक। भारत का फर्स्ट वायसराय 1858 के एक्ट से बना था। कौन बना था? कैनिंग बना था। 1773 के एक्ट के ही तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 1774 में हुआ था, जिसके चीफ जस्टिस कौन बनी थी? एलिजा इम्फे। कौन थी? एलिजा इम्फे। और 3 अन्य कौन थी? चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट थी। ये 1773 जो एक्ट है ये पेश किया गया था 18 मई 1773 ईस्वी को। किसने पेश किया था? नॉर्थ ने पेश किया था, इसलिए इसे नॉर्थ एक्ट भी कहा जाता है। आगे देखते हैं पिट्स एक्ट 1784। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी में 2 स्थापना हुई थी, जिसमें कि बीओडी और बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में टोटल 24 मेंबर्स थे, ये जो है बिजनेस मामले को देखते थे। और इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर थे जो कि पॉलिटिकल मामला को देखते थे। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को भारतीय राजस्व से पैसा जाता था, इसकी जो सैलरी जाती थी भारतीय यानी इंडियन रेवेन्यू से इसका पैसा जाता था। 1813 एक्ट जो था इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली यानी एकाधिकार प्राप्त हुआ था। इसके तहत ईसाई मिशनरी को आने की यहाँ परमिशन मिल गई थी। तो भारत आने वाले जो पहले ईसाई थे कौन थे? थॉमस अपोस्टल। कौन थे? थॉमस अपोस्टल थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 जो आधारित है वह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है। ये प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हुआ है। तो प्रांतों में द्वैध शासन शुरू, इंडिया में जो है विधान परिषद की स्थापना, जिसमें से कि उच्च सदन जिसे कहा जाता है राज्य परिषद, इसमें टोटल 60 मेंबर हुआ करते थे। और लोअर जो सदन होते हैं उसमें जिसे केंद्रीय विधानमंडल कहा जाता है, इसमें 145 मेंबर रहते हैं। वायसराय इसी एक्ट में कहा गया था, यानी भारत सरकार अधिनियम में 1919 में कहा गया था कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय होना क्या है? नेसेसरी है, आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता ए का एक नया अधिकार पत्र कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने। आइए इसके महत्वपूर्ण फैक्ट को जानते हैं कि 1935 में क्या क्या हुए थे। तो 1935 में केंद्र में द्वैध शासन और प्रांतों में द्वैध शासन को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। प्रांतीय सरकार की एस्टेब्लिश्ड बनी थी 1937 में बनी। वर्मा को, जो एक म्यांमार देश है, इसका पूरा नाम वर्मा था, इसको भारत से 1935 एक्ट के तहत 1937 में अलग किया गया था। संघीय अदालत 1937 में, टोटल इसमें 7 जजेज होते थे, जिसमें कि एक मुख्य और 6 अन्य। मुख्य कौन थे? मॉरिस गोयर बने थे। इसी के तहत आरबीआई की स्थापना 1935 में। इसका पूरा डेट आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, आरबीआई का स्थापना पूरा डेट क्या हुआ था और किस आयोग की सिफारिश पर हुए थे। इसमें शक्तियों का विभाजन 3 आधार पर किया गया है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था कब? ये किया गया था 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को। माउंटबेटन योजना कब आया था, जिसे बाल्कन प्लान भी कहा जाता है? किसने कहा था बाल्कन प्लान? नेहरू ने कहा था माउंटबेटन योजना को बाल्कन प्लान। ये 3 जून 1947 को, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? किसने किया था? पुर्तगाली ने। किसने? पुर्तगाली ने। पुर्तगाली कौन आया था पहले पुर्तगाल की तरफ से? वास्को डिगामा। कब आया था भारत? ये समुद्री मार्ग की खोज किया था 20 मई 1498 में। 20 मई 1498 में। दूसरी बार 1502 में आया और तीसरी बार 1524 में, और इसमें यही भारत में इसकी डेथ हो गई थी। वास्को डिगामा कालीकट केरल में पहुंचा था। पहला जो पुर्तगाली फैक्ट्री था 1503 में कहाँ खोला गया था? कोचीन में। और दूसरी फैक्ट्री 1505 में कुन्नूर में खोला गया था। भारत में नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो था अल्बुकर्क था। कौन था? अल्बुकर्क था। अब जब इसकी बहुत बड़ी संख्या में पुर्तगाली का जो भी कंपनियां चलने लगा, तो इसे चलाने के लिए गवर्नर
का होना ज़रूरी था। तो पहला गवर्नर बनाया गया था अल्मीडा को, जो कि 1505 से 1509 तक रहा था, और दूसरा जो गवर्नर बनाया था अल्बुकर्क को, तो 1509 से 1515 तक रहा था। इसने आते ही 1510 में गोवा को जीत लिया था। पुर्तगाली भारत में सबसे लंबे समय तक रहा था। सबसे लंबे समय तक कौन रहा था? पुर्तगाली। ये आया भी था पहले और सबसे बाद में गया था। कब? 19 दिसंबर 1961 को गया था। किस ऑपरेशन के तहत? विजय ऑपरेशन के तहत इसे यहाँ से भगाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? इंग्लैंड का शासिका थी, हालांकि शासक नहीं, शासिका थी एलिजाबेथ। कौन थी? एलिजाबेथ थी। नेक्स्ट है कि महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु राजकीय अध्यादेश कब जारी किया था? तो ये राजकीय जो अध्यादेश जारी किया था, ये 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को राजकीय अध्यादेश जारी किया था। इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? कंपनी की स्थापना 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से हुआ था। अब उस समय भारत में शासक कौन थे? अकबर थे। भारत में कौन शासन कर रहे थे? अकबर कर रहे थे, क्योंकि अकबर 1526 से लेकर के 1605 ईस्वी तक था। 1526 से 1605 ईस्वी तक था। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य तटरेखा पर स्थित हैं? कितने राज्य हैं? 9 राज्य जो हैं तटरेखा पर स्थित हैं, समुद्री किनारा पर। ये आप जो ये नक्शा देख सकते हैं आप लोग, भारत का जो नक्शा होते हैं इस तरह से। सबसे यहाँ पर है गुजरात, ये एरिया गुजरात का है। उसके बाद महाराष्ट्र आ जाता है, उसके बाद गोवा आ जाता है, कर्नाटक आ जाता है, सबसे नीचे केरल आ जाता है। इसके बाद ये पाँचों हैं, ये पश्चिमी तट है। पूर्वी तट में देख लेते हैं, तमिलनाडु आ जाता है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश आ जाता है, ओडिशा आ जाता है, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल आ जाता है। अब सवाल यह है कि सबसे लंबी सीमा तटरेखा किसकी है? तो सबसे लंबी जो तटरेखा सीमा ये है गुजरात की। किसकी है? गुजरात की है। कितना है? तो 1214 किलोमीटर। दूसरी सबसे लंबी तटरेखा कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। यहाँ पर कितना है? 973 किलोमीटर, और तमिलनाडु का 906 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है कहाँ पर? तो 9 डिग्री चैनल कवरत्ती और मिनीकोय के बीच अवस्थित हैं। अब आपसे सवाल ये है कि 10 डिग्री चैनल जो कि पढ़ाया गया है सर के द्वारा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि 10 डिग्री चैनल किनके बीच में है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है? तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ये अंडमान निकोबार द्वीप में समूह में स्थित है। अब जो भारत का नक्शा है, भारत के नक्शे में जो सबसे पूरब और सबसे पश्चिम है, ये क्या कौन कौन से हैं ये देखते हैं। जो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है, सबसे पूर्वी बिंदु यहाँ पर हो जाएगा, कौन सा है? किबिथु है। कौन सा है? किबिथु है। और सबसे जो पश्चिमी बिंदु है गुहारमोती, जो कि गुजरात में है। गुहारमोती गुजरात में। यहाँ से यहाँ की दूरी पूछ लेता है, पूरब से पश्चिम की दूरी कितनी है? तो 2933 किलोमीटर। और सबसे जो उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है? इंदिरा कॉल है। कौन सी है? इंदिरा कॉल है। और सबसे जो दक्षिणी बिंदु है, वह दक्षिणी बिंदु तो आपको बता दिया गया, इंदिरा पॉइंट है। कौन सा? इंदिरा पॉइंट है। अब इसे पूरब से पश्चिम की लंबाई पूछ लेता है, तो ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ लेता है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम बता दी 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, 19वां क्वेश्चन है, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं? तो आप मैप में देख सकते हैं, भारत के मैप अगर आपके टेबल पे है तो आप उसमें देख सकते हैं। टोटल ये 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। और कौन कौन से हैं? तो यहाँ से ये ऐसे एक रेखा गई हुई है जिसे कहते हैं कर्क रेखा। सॉरी, मैं बना देता हूँ, ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा, सॉरी, चलिए हम जान लेते हैं ऐसे ही। कर्क रेखा कौन कौन से हैं? एक ट्रिक होता है मित्र परगमछा झार, ये है मिजोरम, यहाँ इधर मिजोरम, त्रिपुरा, और चलिए डायरेक्ट बता देते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब एक है मध्याह्न, जो प्रधान मध्याह्न रेखा है जो कि समय निर्धारित करता है, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। कौन कौन से? उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गए, और यूपी हो गए, और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य से होकर गुजरती हैं। और आज की वीडियो का लास्ट सवाल है, भारत में निम्नलिखित में कौन केंद्रीय मौद्रिक नीति प्राधिकरण है? तो इसका ये HW दिया गया था, जिसका आंसर RBI होगा। अब आप लोग को बताना है कि RBI की स्थापना कब हुई थी। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग का रिवीजन हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।